1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसे थर्ड इंडियन पाकिस्तान वॉर के रूप में भी जाना जाता है और जिसने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। आखिर क्या कारण था, क्यों हुआ था यह वॉर? आखिर बांग्लादेश आज़ादी क्यों चाहता था पाकिस्तान से, और इंडिया का क्या रोल रहता है इस पूरे वॉर में? এবারে সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম। यह एक ऐसा वॉर था जिसके अंत में एक नए देश का जन्म होता है, बांग्लादेश। 1947 से पहले बांग्लादेश का जो एरिया था वो आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिलाकर एक टेरिटरी हुआ करता था। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन किया गया था तो पाकिस्तान दो पार्ट में था। वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के डेट में भी पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता है, और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के डेट में बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। पार्टीशन में पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा इंडिया में रहा, और सेम चीज ये बंगाल में भी हुई। कुछ हिस्सा इंडिया में और कुछ हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान में रहा। बंगाल के पार्टीशन में वेस्ट बंगाल का जो रीजन था वहां पर रहने वाले लोग पार्टीशन चाहते थे और पार्टीशन के बाद इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, और दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल के रीजन के लोग पार्टीशन नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई पार्टीशन हो जाता है तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे। 1947 से लेकर 1971 के बीच पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री का रूल चल रहा था। जिन पॉलिटिकल पार्टी को पावर में होना चाहिए उनसे पावर छीनी जा रही थी। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च किया जाता था। नेशनल बजट का 75% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पे खर्च किया जा रहा था, जबकि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता था उसका 62% हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा था। मैक्सिमम पावरफुल पोजीशन जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान के पास थी, और सबसे बड़ा इशू जो था वो लैंग्वेज को लेकर। जब जिन्ना ने ढाका के एक स्पीच में कहा कि पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज सिर्फ उर्दू होगी और कोई दूसरी नहीं होगी। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. बट इस पाकिस्तान में 65% लोग बांग्ला भाषी थे, क्योंकि यहाँ पर बंगाली मुस्लिम की मेजोरिटी अधिक थी। 1970 में इलेक्शन कराई जाती है। ईस्ट पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग इस इलेक्शन में जीत जाती है। 313 सीट्स में से 167 सीट इसके पास आती है। अवामी लीग ईस्ट इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसे लीड किया जा रहा था मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी विजेता होती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल इलाइट्स के द्वारा इस इलेक्शन के रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया जाता है। यह सुन के ईस्ट पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और नारे लगाए जाते हैं आजादी के। यही सारे रीजन है जिसके द्वारा बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर की शुरुआत हुई। कैंसिलेशन दिए जाने के बाद 7 मार्च 1971 को अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतर जाती है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। इसके जवाब में वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के 30 लाख से भी अधिक लोगों को मार दिया जाता है, और बांग्लादेश की औरतों के साथ रेप भी किया जाता है, और लास्ट में मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब से हम ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं। और अवामी लीग के कई पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया भाग जाते हैं अपने सेफ्टी के लिए। इस पूरे कन्फ्लिक्ट का एक बुरा असर देखने को मिलता है इंडिया पर। 1 करोड़ से भी अधिक रेफ्यूजीज इंडिया भाग आते हैं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड पर बॉम्बिंग करी। जवाब में 4 दिसंबर 1971 को इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1971 एक ऐसा टाइम था जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी थी। इंडिया और पाकिस्तान वॉर के बीच एक ऐसा समय आया था जब चाइना, ब्रिटेन और अमेरिका भारत के खिलाफ खड़े हुए थे। उस समय यूएसएसआर एक ही ऐसा देश था जो इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था। अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ अपना टास्क फोर्स 74 उतार दिया था, जिसे 7th फ्लीट भी कहा जाता था। यूएसएस इंटरप्राइजेज उन दिनों विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। इस एयरक्राफ्ट में 70 फ्लाइट जेट्स और बॉम्बर्स थे। इसके अलावा इसके साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस किंग, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डिकेटर, पार्सर्स एंड टर्टरसम और असॉल्ट शिप यूएसएस ट्राइपोली भी थे।
भारत के पास उस समय मात्र एक एयरक्राफ्ट INS विक्रांत था, जिसके तुलना में अमेरिका का 7th फ्लीट बेड़ा काफी बड़ा और पावरफुल था। वॉर शुरू होने से 4 महीने पहले इंडिया ने रसिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि जब भी भारत को कोई फॉरेन पावर अटैक करेगी तब रसिया को इंडिया की रक्षा करनी होगी। रसिया इंटेलिजेंस को जब यह बात पता चली कि ब्रिटिश और अमेरिका ने मिलकर इंडिया को वे ऑफ बंगाल में घेरने की प्लानिंग कर रखी है, इसके लिए ब्रिटेन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल से इंडिया को वेस्ट साइड से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका का एयरक्राफ्ट वे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को घेरने के लिए निकल पड़ा है, जिसके बाद रसिया की गवर्नमेंट इंडिया की हेल्प करने के लिए तुरंत जुट जाती है। 13 दिसंबर 1971 को रसिया ने 2 टास्क फोर्स भेजे, जिसमें कुल मिलाकर क्रूजर्स, 2 डिस्ट्रॉयर, 6 सबमरीन और सपोर्ट व्हीकल्स थे। रसिया ने चीन को भी भारत के खिलाफ नहीं बोलने दिया। ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर भारत को 2 तरफ से घेर कर ईस्ट पाकिस्तान को अलग करने से रोकना चाहते थे, लेकिन रसिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से अमेरिका की वॉरशिप श्रीलंका की तरफ वापस लौट गई। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सबमरीन भी वापस लौटने का फैसला किया। दूसरी तरफ इंडियन सोल्जर्स ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया था। ढाका में गवर्नर हाउस के अंदर पाकिस्तानियों की मीटिंग चल रही थी। हमले से घबराकर पाकिस्तानी जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने इंडिया को एक मैसेज भेजा इस वॉर को रोकने के लिए, लेकिन इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई वॉर नहीं रुकेगा, सिर्फ पाकिस्तान को सरेंडर करना होगा। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सोल्जर के साथ पाकिस्तान के जनरल ने सरेंडर कर दिया। 1972 में शिमला एग्रीमेंट किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री। इसके बदले में इंडिया 93,000 पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स थे उन्हें वापस पाकिस्तान रिलीज करने का वादा करती है, और जो 30,000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन इंडिया ने वेस्ट पाकिस्तान से कब्जा किया था उसे भी वापस करने का वादा करती है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी को, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप के अंडर यह सब कुछ हुआ था। मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है बांग्लादेश का, और कुछ इस तरह से जन्म होता है बांग्लादेश का।